जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 11th ऑफ नवंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेज हैं और प्रॉपर ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। सिलेबस पूरा कवर करवाया जाता है, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। प्लस साथ ही साथ आपको मेंटर दिए जाते हैं जो रियल टाइम बेसिस पर आपके डाउट्स भी सॉल्व करते हैं और प्लस आपको गाइड करते हैं। तो हर चीज आपको एक जगह पर मिलेगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, सब कुछ। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। तो ये है आज के हमारे टॉपिक्स जिनको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे काफी डिटेल में। एंड अनफॉर्चुनेटली स्टिल थ्रोट इज नॉट वेल, बट कोई बात नहीं, हम लोग जितना हो सकेगा उतनी कोशिश जो है वो करेंगे। बाकी यू नो अबाउट इट कि टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। एंड आई एम ट्राइंग कि थोड़ा कैप ब्रेक लेके जो है आज ये पूरे टॉपिक्स कवर करा दूं, जिससे कि पेंडिंग ना बचे ज्यादा। अब देखो, ये जो टॉपिक हम लोग को है वो देखने को मिल रहे हैं जिनको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। बट बिफोर दैट मैं हर एक टॉपिक का एक बेसिक्स आपको आइडिया देता हूँ। अच्छा भाई, देखो आप लोगों ने स्विफ्ट वाले टॉपिक को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? स्विफ्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस टॉपिक को जो है वो कवर करके रखना। ये आने वाले डेज में मैं ये वाला टॉपिक कवर करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। चलिए, एनीवेज, अब देखो यार, आपको पता है कि बिहार इलेक्शंस के दौरान कुछ पॉसिबल उल्लंघन रिपोर्ट हुई हैं, जिससे एक बार फिर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी पर जो है वो बहस शुरू हो गई है। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन जारी करता है और एग्जैक्टली क्या होता है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। देखो, इसके बारे में पूरी चीज डिटेल में हम लोग कवर करेंगे कि ये क्या है, इसका लीगल स्टेटस क्या है ना, सब चीज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं और मेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक सुनने वाला है और एक पॉइंट नोट करने वाला कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने अपनी एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 ऑफसेट टारगेट रिलीज की है। यह रिपोर्ट वार्निंग देती है कि दुनिया अभी भी पेरिस एग्रीमेंट गोल से दूर है, जिसके बारे में आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट जो था, जो हुआ था, कब हुआ था पेरिस एग्रीमेंट, कौन से ईयर में हुआ था, कोई मुझे बता सकते हो? और पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट क्या है, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो हमें पता है भाई कि पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर जो है टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम करने का है। बट पूरे दुनिया भर का टारगेट जो है बताया, मतलब टेम्परेचर जो है 1.9 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स। 1.19 तो 3 साल पहले जो है वो मैंने देखा था, यूएनएफ ट्रिपल एस सी की रिपोर्ट थी 3 या 4 साल पहले, तो उसमें ये चीज जो है वो बताई थी। एनीवेज, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि एग्जिस्टिंग पॉलिसीज पे हम अभी भी 2.8% सेल्सियस वार्मिंग के रास्ते पर हैं। जितनी भी हम पॉलिसीज बना रहे हैं उससे टेम्परेचर इंक्रीज होना ही है। तो कुल मिलाकर ये आर्टिकल हमें काफी सारी चीजों से अवगत जो है वो करवाएगा कि हम कितनी, मतलब, प्रॉब्लम्स फेस करेंगे इन फ्यूचर। और अभी की जो हमारी पॉलिसी है वो बिल्कुल भी अलाइंड नहीं है कि जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और जो कि इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसने एक नया ग्लोबल गाइडेंस ऑन एसेट रिकवरी रिलीज किया है, जिसका फोकस है क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक क्राइम्स के ऊपर। पर्पस यही है कि करप्शन के अलावा फ्रॉड, साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग तक कवरेज एक्सपेंड करना, क्रिमिनल एसेट्स जो हैं उनको ट्रेस करना, सीज करना, और जो दूसरी कंट्रीज में भाग गए हैं जो लोग, उनको रिपैट्रिएट करना, वापस लेके आना एसेट को और लोगों को। जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स वगैरह जो होते हैं ना, जनरली जो क्रिमिनल्स होता है वो एक कंट्री का ज्यूरिसडिक्शन छोड़कर दूसरी कंट्री में चला जाता है, एक जगह पे क्राइम करेगा दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल विजय माल्या, नीरव मोदी, तो ये तो बड़े एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो हमारी कंट्री को छोड़कर जो है वो दूसरी कंट्री जाकर बैठ गए, जिससे कि हमारी कंट्री की जो लीगल अथॉरिटीज है उन पर, मतलब, उनको पकड़ ना सके, कार्रवाई ना कर सके। दिस इज द पॉइंट।
तो आज की डेट में पता है ऐसी चीजें जो हो रही है ना, तो उसको रोकने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आपको लगता है कि ये सही है? जब फॉर एग्जाम्पल आप एसपी हैं, आने वाले समय में आपने एक कैदी को जो है वो आपने नोटिस डाला कि इसको जो है वो पकड़ना है, और उसको ये बात पता लग गई, किसी मुखबिर ने उसको बता दिया या खबरी ने उसको बता दिया, तो वो भाग गया, देश छोड़ के भाग गया। अब आपके हाथ तो आता हुआ क्रिमिनल जो है वो देश छोड़ के चला जाएगा, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, तो आपको कितना गुस्सा आएगा, सोचो आप। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ग्लोबल लेवल पर इस प्रकार से एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक ट्रीटी होनी चाहिए, एक 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 कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि क्रिमिनल्स को रहे वो कहीं पर भी कोई पनाह ना दे? क्या लगता है आपको? होनी चाहिए ना? ये चीज मेंस के सोल्यूशन में लिखोगे आप। मेंस इज ऑल अबाउट कि आज की जो प्रॉब्लम्स है वो आप ऑन पेपर पे उतारो, उसके सोल्यूशंस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम कंप्यूटिंग का। इसमें क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नेशनल क्वांटम मिशन, इसके अंडर बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप एक है, इसने 500 किलोमीटर तक इंडिया का पहला क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है। ये पता है, ये 100% है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा QKD के बारे में। ये एक ऐसा नेटवर्क गाइस है जिसमें आपको पता है, फॉर एग्जांपल आपने एंड टू एंड इंक्रिप्शन सुना ही होगा, है ना? एक एक्स व्यक्ति यहां पर है, एक वाई व्यक्ति यहां पर है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। पर पता है आपको कि ये क्वांटम टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग होती है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन को भी तोड़ने की क्षमता रखती है। ये बात आप जानते होंगे, है ना? यस। अब ये QKD में बताओ क्या खास बात है। QKD का नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्स व्यक्ति एक वाई के साथ बातचीत कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, और किस नेटवर्क के थ्रू? QKD नेटवर्क के थ्रू। इसी बीच जो है वो एक जेड नाम का हैकर है, उसने इनकी बात सुनने की कोशिश करी। तो जैसे ही उनकी बात सुनने की कोशिश करेगा, ये खुद ट्रैप में फंस जाएगा। ये नेटवर्क जो है वो इसकी लोकेशन फाइंड आउट कर देगा, हमारी अथॉरिटीज आकर उसको उठा के ले आएंगे। क्यों बे? हैकिंग कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट QKD। देखो कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। ऐसे ही समझना है भाई। लोग सोचते हैं कि अरे यार ये डिफिकल्ट टर्म को वर्ड बाय वर्ड अगर आप पढ़ोगे ना, यानी कि सेंटेंस बाय सेंटेंस, इसको अगर QKD को समझने की कोशिश करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको जैसा मैंने बताया वैसे समझ में नहीं आएगा, आपके दिमाग में कुछ और ही चीज चलती रहेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चीजों को सिंप्लीफाई करके समझो। आई एम सॉरी यार, मेरा आवाज थोड़ी अजीब आ रही होगी आपको बिकॉज ऑफ द इशू। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें जो है वो बात हो रही है, इंडियन नेवी ने अपना हाइड्रोग्राफिक सर्वे फ्लीट में INS इक्षक शिप को फॉर्मली शामिल कर लिया है। तो अब एक और नया शिप हमारे पास आ गया है, INS इक्षक। ये सर्वे करेगा भाई। ये बहुत बड़ा सर्वे वाले जो शिप्स होते हैं ना, उनकी सीरीज में एक और एडवांस शिप आ चुका है हमारे पास। ये बेसिकली सी रूट्स तैयार करेगा, उसको डिजाइन करेगा, उसकी मैपिंग करेगा, समुद्र के नीचे क्या क्या इंपॉर्टेंट रिसोर्स है उसकी जानकारी देगा, राइट? तो इसके बारे में प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो हम लोग जानेंगे। चलिए आइए। तो अब ये वाला टॉपिक जो है, इसमें MCC के बारे में आपको पता होना चाहिए, बट MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, उसके बारे में नोट्स मत बनाना, क्योंकि पॉलिटी में ऑलरेडी इससे रिलेटेड नोट्स आपके पास होंगे, और नहीं है तो आगे चल के पॉलिटी में आप पढ़ के नोट्स बना लोगे, तो अलग से मत बनाओ, है ना? अब क्या हो रहा है कि बिहार इलेक्शन चल रहा है। अब इस दौरान कुछ पॉसिबल्स उल्लंघन की रिपोर्ट सामने आई बिहार इलेक्शंस के दौरान, भाई कुछ चीजों का उल्लंघन हुआ है, और उल्लंघन के चलते MCC पर फिर से बहस होना शुरू हो गई। महिलाओं की इंप्लॉयमेंट स्कीम के तहत कुछ वेलफेयर डिसबर्सल पोलिंग डेट्स के साथ कोइंसाइड हुए। मतलब फॉर एग्जांपल कि इलेक्शंस में जो कैंडिडेट्स थे उनको कहा गया कि आप जाओ और जाकर प्रचार करो, है ना? लोग जैसे कि आपको पता होगा कि एक ग्राउंड में रहो, बहुत बड़ा इवेंट कंडक्ट करते हैं कि फलाना फलाना हमारे भैया नेता, युवा नेता आ रहे हैं, नेताजी की जय हो, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा भैया नेता जीतेगा, है ना? ये सब चलता है, आपको पता, रैलीज वगैरह, कैंपेनिंग वगैरह। इनने क्या किया कि जिस दिन इनकी कैंपेनिंग डेट थी उसी दिन उन्होंने सरकारी एक स्कीम के तहत कुछ डिस्ट्रीब्यूशन देना था, कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, उसको एक साथ रख दिया। पब्लिक के बीच में तो यही आएगा कि भाई नेताजी ने हमारे लिए किया, बट एक्चुअल वो सरकार की चीजें हैं, सरकार की पॉलिसीज के थ्रू पब्लिक के पैसा गया है, उसके थ्रू
लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, बट यहां पर क्या हुआ, नेता का चेहरा सामने आ गया। तो ये उल्लंघन है कि नहीं, आप बताओ, ये आप मुझे क्लियरली बताओ, ये उल्लंघन है कि नहीं? भाई एक व्यक्ति, अगर कोई सरकार, फॉर एग्जाम्पल सरकार बोल रही है कि भाई लोगों को साइकिल बांटो, है, अब एक नेताजी आ गए, नेताजी ने बोला लो भाई साइकिल लो, लो भाई साइकिल लो। पब्लिक को क्या लग रहा है, नेताजी साइकिल दे रहे हैं। क्या नेताजी एक्चुअल में साइकिल उनकी जेब से जा रही है क्या? नहीं। क्या नेताजी को साइकिल देने की इच्छा है? नहीं। नेताजी तो सरकार का काम जो है वो कर रहा है, मतलब सरकारी काम जो है वो कर रहा है। पॉलिसी बनी है जिसके थ्रू साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करनी, तो नेताजी तो वो कर रहे हैं, बट लार्जर पब्लिक के बीच में क्या आ गया कि अरे नेताजी ही है भैया सब कुछ। तो कहीं ना कहीं से जो एक्चुअल पब्लिक ने जो चीज थी वो समझी नहीं, और जो टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको समझ लिया कि भैया नेताजी कल्याण कर रहा है हमारा। भैया नेताजी कल्याण नहीं कर रहा है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के थ्रू कल्याण हो रहा है। समझे आप? तो इसको लोगों ने, मतलब डिबेट्स, बहस जो है वो छिड़ गई कि भाई ये गलत है। जो समझदार लोग थे उन्होंने ये चीज बोली कि गलत है भैया ये। तो बस ये कहानी थी, इसलिए एमसीसी अभी न्यूज में आ गया है, तो आपको एमसीसी के बारे में पता होना चाहिए। देखो कुछ नहीं होता गाइस, एमसीसी बेसिकली एक गाइडलाइन है, एक पर्चा दे दिया जाता है। ये डूज और डोंट्स का पर्चा होता है, यानी कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनको बताया जाता है कि भैया आपको क्या करना है क्या नहीं करना। समझे आप? तो क्या है ये एक गाइडलाइन है जिसको कौन सेट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये फैक्ट ध्यान में रखना है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन जो होने चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, फ्री फेयर और एथिकल इलेक्शन होना चाहिए, स्वतंत्र निष्पक्ष और नैतिक चुनाव होने चाहिए। पर्पस ये है कि ऑफिशियल मशीनरी का मिसयूज ना हो, पब्लिक फंड्स इलेक्टोरल एडवांटेज के लिए ना हो। अभी जैसे वही हुआ, मैंने आपको बताया, नेताजी जो है वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक फंड का उपयोग जो है वो कर रहे हैं अपनी इमेज को बनाने के लिए। भैया ये पब्लिक फंड है, पब्लिक का ही पैसा है, तुम क्यों गलत दिखा रहे हो? देखो लिखा है ना कि मशीनरी का मिसयूज ना हो, स्टेट के रिसोर्सेज, मतलब स्टेट का जो पैसा है भाई, उसको आप इलेक्टोरल एडवांटेज के लिए ना यूज कर पाओ, इसलिए ये एमसीसी होता है। ये कहानी है, ये फैक्ट ये वाले लिख लेना। 1960 में पहला वर्जन जो है वो आया था एमसीसी का, केरल असेंबली इलेक्शंस के दौरान। फिर 1962 में ईसीआई पूरी कंट्री के अंदर सर्कुलेट हुआ लोकसभा इलेक्शंस के लिए, और सभी पार्टी ने वो सहमति दिखाई कि हाँ भाई ठीक है कि हम रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। 1979 से लेकर 1991 के बीच में और ये इवॉल्व हुआ, और 1991 के बाद जो है इसको कह दिया कि भाई स्ट्रिक्टली आप जो है वो इसको लागू करो एमसीसी को, जिससे कि गवर्नमेंट मशीनरीज का मिसयूज बंद हो और करप्शन को रोका जाए। और 2013 में जुडिशरी इन्वॉल्व हुई, और उनने बोला कि भाई किसी भी तरह से आप ये गिफ्ट वगैरह नहीं बांटोगे, है ना, आप जो है वो सरकारी पैसा का यूज करके अपनी इमेज जो है वो नहीं बनाने की कोशिश करोगे। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा क्वेश्चन आएगा, एमसीसी कब शुरू होती है भैया? देखो जब से इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है, बता दिया जाता है ईसीआई के द्वारा कि हाँ भाई इस तारीख से इलेक्शन होंगे, उस दिन से एमसीसी लागू हो जाती है। और कब तक रहेगी? जिस दिन रिजल्ट्स डिक्लेयर ना हो तब तक। समझ रहे हो? तो जिस दिन ईसीआई ने बताया कि इस तारीख से इलेक्शन होने वाले हैं, जिस दिन ये घोषणा करी, उस दिन से लेकर जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उस टाइम पीरियड तक सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं, उनको एमसीसी का पालन करना होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो है, इनको जो है वो पर्सनल अपील्स नहीं करनी है ना। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कम्युनल या पर्सनल अपील्स को जो है वो अवॉइड करें, मतलब ये अपील जो है वो ना करने लगे किसी भी चीज के बारे में कि हम ऐसा करवाएंगे। करते तो हैं ये, बट फिर भी ये अलाउड नहीं रहता। इनने बोला कि भाई आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब, तो उसको आप पॉलिटिकल प्रोपोगंडा के लिए यूज नहीं करेंगे, है ना। और एक और चीज इन्होंने बोली, इनने बोला कि कोई भी नया प्रोजेक्ट हुआ, ग्रांट्स हुआ या अपॉइंटमेंट्स हुआ, कि आप इलेक्शन जीत जाओगे तो आप इस फलाना नए प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू करोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे, ये सब अनाउंस नहीं करना होता है, बट करते हैं लोग। फिर इसके अलावा कोई भी आप ये नहीं करोगे कि इलेक्शन के पीरियड में जो है आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की स्थापना नहीं करोगे। पता लगे मंत्री जी ये चलेगा एक ग्राउंड में, उनने जो है वो बोला कि ये बच्चों के खेलने का मैदान बनाएंगे, इसको लो भैया पूजन कर लो,
है, भूमि पूजन करने के लिए आ गए। तो ऐसी हरकतें भी नहीं की जाएगी, ये एक चीज क्लियरली कही गई है। फिर ये कहा है कि भाई आप रिश्वत दे के जो है वो लोगों को, ये ऐसा नहीं कि आप जो है वो चाय बिस्किट दारू शराब 500-500 के नोट देके आप वोट नहीं खरीदोगे, हैं? किसी को डराओगे नहीं, धमकाओगे नहीं वोट के लिए, दारू नहीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और दारू डिस्ट्रीब्यूशन तो बैन ही है भैया, इलेक्शन के 48 घंटे पहले बंद हो जाता है, ठेके बंद हो जाते हैं ना। और कोई भी पर्टिकुलर सरकारी व्हीकल का, गेस्ट हाउस का, पब्लिक मीडिया का, इन सब का उपयोग नहीं करोगे भाई, सरकारी सामान का उपयोग नहीं करोगे। अच्छा, एक इलेक्शन में एक एमपी जो है वो कितना खर्च कर सकता है लीगली? इलीगली तो साले करोड़ों खर्च करते हैं। जैसे व्हाइट टू ब्लैक, जैसे आपने सुना होगा एक ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी होता है ना, कि काले पैसे को जो है वो सफेद बनाओ। ये आपने अक्सर सुना होगा। क्या आपने सुना है कि व्हाइट मनी को भी ब्लैक मनी बनाया जाता है? आप बोलोगे अरे यार ये कौन सी बदतमीजी है, व्हाइट मनी को ब्लैक मनी कैसे बनाया जाता है? बनाया जाता है गुरु, यही तो गेम है कि आप आओ तो पहले फील्ड पे, तब आपको ऐसे ऐसे क्राइम्स के बारे में पता रहेगा ना, जिसके बारे में आम जनता को नहीं पता रहता। आम जनता सिर्फ बोलती है कि देखो काले धन को सफेद किया। पता है आपको, यहां पर कंपनी सफेद धन को भी अपना काला करती हैं, और उसके पीछे यही पॉलिटिकल फंडिंग का फंडामेंटल है। यही बोलते हैं भाई कि सिर्फ जो चीज पढ़ रहे हो ना, दैट इज नॉट ओनली सफिशिएंट, प्रैक्टिकलिटी में आओ। और वो आ जाओगे जब सर्विस में घुसोगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि मेरा तो उठना बैठना रहता है, तो आई नो वेरी वेल कि कैसी कैसी चीजें मार्केट में हो रही हैं और किस लेवल की। इलेक्शन मैनिफेस्टो, भाई आप जो है वो इस प्रकार के प्रोमिसेस, पहली चीज तो आपको मतलब पार्टी जो है उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कहां से पैसा लेके आएंगे वो, अगर कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो, है। और अनरियलिस्टिक फ्रीवीज जो है वो अवॉइड करोगे, कि सबके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएगा, है? तो प्रायर पुलिस परमिशन बहुत जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने। कहीं पे भी आप कैंपेन कर रहे हो तो एसडीएम की परमिशन, पुलिस की परमिशन लगेगी भैया पब्लिक मीटिंग के लिए, क्योंकि वहां पे कहीं गड़बड़ी हो जाती है तो पूरा व्यवस्था होनी चाहिए ना, प्रशासनिक व्यवस्था। अब क्या होता है, तो एमसीसी का ये लोग पालन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये लिखित में है बस। एमसीसी कि एक पेपर में लिख दिया है, बट सही तरीके से पालन नहीं हो रहा, क्योंकि जितनी चीज मैंने आपको बताई है क्या एग्जैक्टली उतनी चीज सही तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं लोग? नहीं कर रहे हैं। आखिरी मिनट कैश ट्रांसफर गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि लोगों के बैंक खाते में पैसा आएगा भैया, है, या फिर वेलफेयर स्कीम अनाउंस कर देती है, तो पब्लिक जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। रीसेंट एग्जांपल ही देख लो, एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है वो महिलाओं के लिए लॉन्च कर दी इलेक्शन से पहले, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो है वो इलेक्शन पीरियड में कर दिया। सभी गवर्नमेंट सेंटर या स्टेट ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, कोई भी इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी भी हो, ये ऐसी चीज करते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए। तो ये एक पैटर्न मिसयूज का कंटिन्यूअसली नजर आ रहा है, चाहे सेंटर में है चाहे स्टेट में। एमसीसी फिर सिर्फ ऑन पेपर ही बच जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी तो खत्म ही है। सत्य है ये, तो उसको स्ट्रिक्टली लागू करना बहुत जरूरी है। चैलेंजेस यही तो है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसका नॉन बाइंडिंग नेचर, ये वॉलेंट्री है कि इसको फॉलो करना है करो, नहीं करना है फेंक दो। तो नहीं भाई, इसके साथ लीगल बैकिंग होना जरूरी है। इसमें सरकार जो है अपनी पुरानी स्कीम को रीब्रांड कर देती है, सेम जो स्कीम चली आ रही है वो जनता के सामने फिर से रख देती है, जिससे कि जनता खुश हो जाती है कि वाह यार हमारे नेताजी ऐसे हो, हैं? बेटा नेताजी तुम्हारा काट रहे हैं। लीगल एक्शन जो है वो इलेक्शन साइकिल के बियॉन्ड एक्सटेंड किया जाना चाहिए। अगर कोई एमसीसी के रूल्स का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, और पब्लिक को भी पता हो कि इसने उल्लंघन किया है। एआई जनरेटेड मिस इंफॉर्मेशन, डीप फेक्स, ये बड़े चैलेंजेस बन गए आज की डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। ये जो आजकल फर्जी वीडियोस वगैरह जो ऑनलाइन जाते हैं ना, तो इससे ईसीआई बड़ी परेशान है कि कौन अपलोड करके किसकी इमेज खराब कर दे। यहां से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, है। कई बार किसी की कॉमेडी बना दी जाती है, मजाक उड़वा दिया जाता है? मोदी जी गाना गा रहे हैं, सोचिए आप। तो ऐसी ऐसी इमेज खराब करने के लिए ये डीप फिक्स बहुत इजी टूल बन गया है, और आजकल तो कोई भी इसको बना सकता है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है एआई को, एआई सब चीज रेडी कर देगा। फिर गवर्नमेंट जो है
बताया जाता है कि ये कॉपरेट नहीं कर रही है, पॉलिटिकल नॉन कॉपरेशन। गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहती है कि एमसीसी को स्ट्रिक्ट बनाया जाए, क्योंकि स्ट्रिक्ट बन जाएगा तो फिर वो इलेक्शन कैसे जीतेंगे। तो बहुत जरूरी है इसको स्ट्रिक्ट बनाना भाई। अनसस्टेनेबल वेलफेयर अनाउंसमेंट वोट्स के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहां पर पब्लिक को भी समझना जरूरी है कि आपको कौन धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या। बट क्या करे, पब्लिक भी सोचती है कि शॉर्ट टर्म गेन्स हो जाए। तो एक एमसीसी कानून बनाओ भाई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्ट बनाओ, जिसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के साथ लिंक करो। एक डेडिकेटेड इलेक्शन बेंचेस होनी चाहिए रियल टाइम एमसीसी उल्लंघन के लिए, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होनी चाहिए। आज की डेट में जो एआई का इस्तेमाल हो रहा है उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट निगरानी होनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल पोस्ट हैं, रील्स हैं, उनको तुरंत जो है वो हटाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी में रखना बहुत जरूरी है। एथिकल ट्रेनिंग रखना बहुत जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट किया जाए। तो एमसीसी गाइस सिर्फ रूल्स वगैरह जो है वो नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इंडिया के डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बैकबोन हो सकती है, और है मतलब, अगर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे हम तो। क्योंकि ईसीआई अपनी तरफ से जो है प्रॉपर गाइडलाइंस देती है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये फॉलो करेगी तो सही रहेगा। अच्छा, एक एमपी को और एक एमएलए को कितने रुपए खर्च करने की आवश्यकता होती है एक इलेक्शन में लीगली, क्या बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, कि एक इलेक्शन की कैंपेन के दौरान वो कितने रुपए तक खर्च कर सकते हैं। और वो जो अमाउंट है जो आप लिखोगे ना, आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतना अमाउंट तो सिर्फ कोई पर्टिकुलर बड़ा नेता जब आ जाता है किसी शहर में, तो इतना अमाउंट तो सिर्फ उसके रुकने और एक जगह से दूसरी जगह जाने में होर्डिंग्स वगैरह जो लगती है उसके स्वागत में ही खर्च हो जाता है। बहुत करोड़ों अरबों रुपए। यही गेम है व्हाइट टू ब्लैक करने का, इसी पर्पस के लिए होता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, मेरे पास खुद कई प्रोजेक्ट्स ऐसे आए। बट ऑब्वियस ही बात है कि वी डू नॉट टच सच काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि आपने अगर एक बार गलत चीज टच कर दी ना, तो आपका रिकॉर्ड जो होता है ना वो हमेशा के लिए खराब हो जाता है। प्लस साथ ही साथ आप नजर में बहुत जल्दी आ जाते हो लोगों की, और नजर में आओगे तो आपके दुश्मन बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे, और जब आप उनके इंटरेस्ट के लायक नहीं रहोगे तो आपका गेम ओवर कर दिया जाएगा। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एथिकल रहो। शॉर्ट टर्म मनी गेन के लिए आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके से गलत चीजों में मत जाओ। पैसे कमाने के 365 तरीके हैं, हर दिन एक नया तरीका यूज करोगे तो पैसे कमाने की चीजें आ जाएंगी। तो पैसा कमाना आज की डेट में बहुत ईजी है, बट गलत तरीके से बिल्कुल मत कमाओ। आप भी उस पोजीशन पे बैठोगे आगे चल के, आपके सामने तो लोग पूरे के पूरे सूटकेस रख देंगे भैया, कि मैडम सर बस एक सिग्नेचर कर दीजिए, बस ये मेरा प्रोजेक्ट क्लियर करवा दीजिए, अरे ये क्रिमिनल है इसको छुड़वा दीजिए, इनके खिलाफ प्लीज कोई कार्रवाई मत करिए, इतना लीजिए। और एक बार जहां आपने लिया, योर इमेज इज गॉन। और जब वो होगा तो देयर आर मेनी पीपल जो आपको उस गद्दी से हटाने के लिए बहुत तेजी से कोशिश करेंगे। इसलिए तो आप देखते होंगे कि जो लोग करप्टेड रहते हैं उनका लाइन अटैच हो जाता है कई केसेस में आगे चल के, और जो क्लीन रहेगा वो स्टार्टिंग में भले ही परेशान होगा कुछ समय तक, फिर एक टाइम आएगा कि ऐसे ही क्लीन लोग जो हैं वो हमारे या तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बन जाते हैं या हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाते हैं, है ना। तो यही एग्जांपल आपके लिए प्रेरणा देने वाला है। तो गेम इज दैट कि क्लीन लोगों को ही ऊपर रखा जाता है, जो इस कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए एफिशिएंट रहे। जो करप्टेड आदमी उसको तो पहले ही परख लिया जाता है। यही तो कहानी होती है, जब आप सर्विस में घुसोगे तो आपको फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ परखा जाएगा। पहले जो ऊपर बैठी हुई जो स्ट्रिक्ट टीम है ना, वो आपको परखेगी, आपको लालच दिलवाई, खुद ही भिजवाएंगे। जो बड़े बड़े बिल्डर्स खुद ही आपके सामने वो लोग भिजवाएंगे, सूटकेस है भैया 10 करोड़ रुपए से भरा हुआ, मैडम प्लीज बस एक हमारा प्रोजेक्ट, आपको कुछ नहीं करना है, कोई किसी का नुकसान नहीं होगा, देखिए यहां पर रहने वाले लोगों को भी हम बहुत अच्छी तरीके से शिफ्ट करवा देंगे, बस आप ये साइन करवा दीजिए, जल्दी काम करवा दीजिए मेरा। और व्हेन यू एक्सेप्ट दैट, वहां आपका पत्ता कट गया।
आपको 3-4 साल सर्विस में जो है वो खेलने दिया जाएगा, जितना आप से वो काम करवा सकते हैं। उसके बाद किसी डेस्क में बिठा दिया जाएगा या किसी पर्टिकुलर ऐसे नक्सलाइट एरिया में फेंक दिया जाएगा जहां आप कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि ऊपर बैठे लोग हर एक ऑफिसर के ऊपर प्रॉपर निगरानी रखते हैं, जो आगे चल के आप भी रखोगे जब आप एफिशिएंट बन जाओगे। तभी तो होता है कि लोगों को चूज किया जाता है फॉर पर्टिकुलर टास्क। हर एक इंसान बड़े मिशन के लिए चूज नहीं होता, किया जाता, सिर्फ उन्हीं को चूज किया जाता है जिसके अंदर वो एथिकल वो हो, क्या बोलते हैं, अंदर से पावर। सो द गेम इज दैट कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम इज नॉट अबाउट कि सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करो गुरु। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इन्होंने अपनी एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 जिसका टाइटल है ऑफ टारगेट, ये रिलीज की है, लिख लो प्रीलिम्स में आएगा। इस रिपोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है कि दुनिया अभी भी पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स से कोसों कोसों दूर है। क्लियरली इन्होंने ये चीज जो है वो बता दिया। इवन नए कमिटमेंट्स किए, नए प्लेजेस लिए हैं, संकल्प लिया कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हैं रोज पढ़ाई करेंगे, यूपीएससी तो बिल्कुल यूं क्रैक करेंगे। बस संकल्प लेने से काम नहीं बनेगा भैया, पढ़ना पड़ेगा। पेरिस एग्रीमेंट में संकल्प ले लिया कि टेम्परेचर लेवल को डाउन करेंगे, कैसे करोगे, उसके लिए कोई प्लान ही नहीं है। चलो प्लान बन भी गया तुम्हारा, तो कहां एग्जीक्यूट कर रहे हो तुम यार। तो यही समझाने की कोशिश करेगा ये रिपोर्ट। ये 16th एनुअल असेसमेंट है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का, 16वां है। ये गैप बताएगा, मतलब बता रहा है कि अभी जो आज की रेट में कितना हम लोग पल्यूटेंट रिलीज कर रहे हैं और कितनी रिक्वायरमेंट है रिलीज करने की, जिससे कि टेम्परेचर लेवल को 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाया जा सके। हर एक कंट्री की नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का आकलन हुआ। टेम्परेचर प्रोजेक्शंस का आकलन करता है ये कि कितना टेम्परेचर आगे चल के बढ़ सकता है। रिकमेंड करता है कि क्या एक्शंस जो है वो लिए जाएं जिससे कि पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को अचीव किया जाए। तो इसके 2025 के एडिशन में बहुत ही हल्की फुल्की प्रोग्रेस दिखी, माइनर। वो जेन्युइन एमिशन कट की वजह से नहीं, बल्कि मेथोडोलॉजिकल एडजस्टमेंट और नए संकल्प की वजह से है। मतलब आपने काम नहीं किया, बस नया संकल्प लेके बस थोड़ा सा आपने अचीवमेंट हासिल कर लिया और कुछ नहीं, कि आज से मैं रोज पढ़ाई करूंगा, बस ये डोपामीन रिलीज हो गया और फिर वापस जो कल आया तो फिर कहानी कल पे कट गई। आप में से मैं गारंटी देता हूं काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलते होंगे कि बस आने वाले मंडे से हम प्रॉपर तैयारी करेंगे, बस मंडे आ जाए प्रॉपर तैयारी, बस यार आज तो 20-21 तारीख हो गई, बस नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से प्रॉपर तैयारी। अच्छा 31 दिसंबर 1 जनवरी से प्रॉपर तैयारी, और ये कहानी चलती ही जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि सिर्फ प्लान बना रहे हो यार, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। एग्जीक्यूशन पे फोकस करो कि चाहे कुछ हो जाए घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं सोऊंगा नहीं जब तक मेरे ये पूरे टारगेट्स ना कंप्लीट हो जाए। संकल्प लेना पड़ेगा, उस पर स्ट्रिक्टली काम करना पड़ेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जहां आपने ये कर लिया ना 20-25 दिन 30 दिन, आपका वो रूटीन बन जाएगा, फिर आपसे वो चीज टूटेगी नहीं। बट यही है 20-25-30 दिन तक लोग नहीं कर पाते। चलो इन्होंने क्या बताया कि अगर सभी कंट्रीज अपने टारगेट को इंप्लीमेंट कर लें, जो उन्होंने प्लान बनाया उसको इंप्लीमेंट कर लें, तो ग्लोबल टेम्परेचर राइज 2.3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। सोच लो आप कि जो भी उनकी कंट्रीज की आज की रेट की पॉलिसी है वो भी अगर वो अपना लें, सब कुछ कर लें, मतलब जो वो प्लान कर रहे हैं ना बड़े बड़े कि हम टेम्परेचर लेवल को कम करने के लिए ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब कर लो, तो भी ये रिपोर्ट बता रही है कि फिर भी टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होना है। मतलब इतना हमने कबाड़ा कर दिया है। आज की पॉलिसी के तहत टेम्परेचर लेवल 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है, पेरिस टारगेट से काफी ज्यादा। अगले 10 सालों में टेम्पररी ऑफशूट 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा। सोचिए आप, हल्का फुल्का इंप्रूवमेंट जो हमने किया है, हल्का फुल्का, ये मेनली
पेपर पे हुआ है, अकाउंट्स के मेथड्स अपडेट हुए उस वजह से हुआ है, ना कि रियली हमने कोई पोल्यूशन को रिड्यूस किया हो। सिर्फ 1/3 कंट्री, या मैं बोलूं 63% पूरे दुनिया भर का जो ये पोल्यूशन है, एमिशन है, इसने 2025 में नए और अपडेटेड एनडीसी दे दिए। सोचो आप, 1/3 कंट्री भैया ये बोल रही है कि चलो यार अब प्लान फेल हो गया, अब नया प्लान बनाएंगे, अब 2026 में एग्जाम की तैयारी करके खत्म करेंगे। दिस इज रॉन्ग। यही तो प्रॉब्लम है, नए नए प्लान्स बनते जा रहे हैं, पुराने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया। इसलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 का मैं वेट कर रहा हूं, यहां पर होने वाला है कुछ बेहतरीन कमाल। इनने एक और चीज बताई, पूरे दुनिया भर का ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2024 में 57.7 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट तक पहुंच गया, 2.3% ज्यादा है 2023 से। सोचो आप, बढ़ ही रहा है ना ये, चाहो तो लिख सकते हो पिछले साल के मुकाबले एमिशन अभी भी बढ़ रहा है। सोचो आप, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जमीन का उपयोग जो है वो अलग तरीके से किया जा रहा है, फॉसिल फ्यूल कंटिन्यू है अभी भी। ये कहानियां है। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन इकलौती मेजर कंट्री है, मतलब यूनियन है, जहां डिक्लाइन रिकॉर्ड हुआ है। ये फैक्ट लिख सकते हो आप। और चाइना और इंडिया में एब्सोल्यूट एमिशन में सबसे ज्यादा ग्रोथ ग्रोथ जो है वो देखी गई है। अब वो तो होनी थी, ये बात हम पहले भी अपने बता ही चुके थे, क्योंकि हमें ग्रो करना है तो अभी इनिशियली एमिशन तो होगा। ये बात हमने बहुत क्लियरली बोल भी दी थी, पता है, जब ये कंट्रीज लोग नाटक नहीं कर रही थी कि हम नेट जीरो अपना एमिशन 2050 तक कंप्लीट कर लेंगे, 2030 तक कर लेंगे, 2025 तक कर लेंगे, फलाना ढिमकाना। तब उस समय हमने जो है बोला कि नहीं भाई, हम तो 2070 तक करेंगे, बिकॉज वी नो अबाउट इट कि स्टार्टिंग में हमारे यहाँ तो एमिशन होगा भाई, इसको रोका नहीं जा सकता। क्योंकि आप या तो पैसे दो, रोकना है तो, और तुम दे नहीं रहे हो। डेवलप कंट्री वादा कर रही है कि $100 बिलियन हर साल देंगे, साले तुम लोग $50 बिलियन नहीं दे पा रहे। 23 या 24 बिलियन था ना मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज, ऐसी कुछ देखने को मिला था। और अब तो $300 बिलियन की रिक्वायरमेंट है भैया हर साल डेवलपिंग कंट्रीज को इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। याद आ रही है पिछली रिपोर्ट्स, याद किया करो, पुराने फैक्ट्स पुराने पॉइंट सामने आ जाने चाहिए अभी तक आपके। एक टॉपिक जैसे ही शुरू हो, उस टॉपिक से जुड़ी जितनी भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो तुरंत आपके दिमाग में सामने आ जानी चाहिए, वो पीछे वाला फोल्डर सामने निकल के आ जाना चाहिए कि चाह ये भी तो पढ़ा था। नेक्स्ट, ये पढ़ लिया अपन ने, और क्या था, G20 ग्रुप 77% पूरे दुनिया भर का एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये अपने 2030 के टारगेट के रास्ते पर है ही नहीं। ये तो बोल रहे थे कि 2030 पे हमारा जो है वो कमिटमेंट है कि टेम्परेचर लेवल को रिड्यूस कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, बस किया ही नहीं, कुछ बड़ी बड़ी बातें बोलते गए। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। ये मंत्र लिख लो अपने पास कि सीक्रेटली काम करो भाई। लोग यहां पर ढिंडोरा पीट देते हैं कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हुआ ही नहीं सिलेक्शन। फिर चुपचाप तैयारी करो, मन लगाकर अपने आप को बताओ। और ऐसा भी नहीं चुपचाप करोगे तो फिर स्ट्रिक्ट रहना है, लूज नहीं पड़ना है, ढीला नहीं होना है, सख्त होना है। और जिस दिन फिर सिलेक्शन हुआ उस दिन दुनिया बोलेगी अरे यार, हमने तो सोचा ही नहीं था कि अंदर ही अंदर आईएएस की तैयारी कर रहा है। सक्सेसफुल लोग ऐसे ही होते हैं कि चुपचाप अपने प्लान्स किसी को मत शेयर करो, कोई नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल बनो। सोलार, विंड, बैटरी टेक्नोलॉजी अब अफोर्डेबल भी है, सस्ती हो गई है, स्केलेबल है। डेवलपिंग कंट्रीज में फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की वजह से एडॉप्शन काफी लिमिटेड है। 2015 में 3 से 3.5 डिग्री सेल्सियस प्रोजेक्शन था कि इतना टेम्परेचर हो जाएगा, जो अब 2.4 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमने काम किया बोलो आप, या फिर ये बोलो कि अब तरीके से हम लोग जो है वो चीजों को देख रहे हैं। पहले हमने बोला था कि भाई 3 से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ सकता है, बट अभी टेम्परेचर 2.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। अभी इसको अकाउंटिंग बोलो आप या जो भी बोलो, इसको सक्सेस तो मैं नहीं बोलता, बट हाँ कि दिल को तसल्ली मिलने वाली एक बस स्टेटमेंट बोल देता हूं। तेजी से सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी स्टोरेज एक्सपैंड हो रही है। लगभग 90% पूरे दुनिया भर का एमिशन अब एनडीसी के अंडर कवर्ड है।
बट एनडीसी सिर्फ प्लान बना रहे हैं, काम नहीं हो रहा ना। चुनौती यही है। अपडेटेड एनडीसीज ने टेम्परेचर राइज में सिर्फ 0.1 डिग्री सेल्सियस रिडक्शन दिखाया है। अभी भी पूरे दुनिया भर का एम्बिशन जो है वो लो है। लोग वो ही नहीं कर रहे हैं भाई, एम्बिशियस ही नहीं है कि टेम्परेचर को रिड्यूस करना है। क्लाइमेट फाइनेंस को 2030 तक 3 गुना ज्यादा करना पड़ेगा, जो मैं आपको ऑलरेडी वही $300 बिलियन वाली बात बता रहा था। इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, जो बता ही चुका हूं मैं आपको। आपको पता ही है मैं क्या बता चुका हूं, इतनी बार पढ़ा है हमने। सिर्फ 9 G20 कंट्रीज अपने एनडीसीज अचीव कर मतलब कर पा रही है। अच्छा बाय द वे एक क्वेश्चन है, G20 कंट्रीज में टोटल मतलब G20 जो ग्रुप है उसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं? या फिर ऐसा लिख दो आप कि इतनी कंट्रीज हैं प्लस ये ग्रुप है एक्स्ट्रा उसमें कुछ, या यूनियन। एक हिंट दे दिया मैंने, तो ये मुझे आंसर देखते हैं किसने सही, और अपडेटेड बताना है ना, आउटडेटेड नहीं। सिर्फ 9 G20 मेंबर्स ने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं या उस राह में है करने की, बाकी लोग तो दूर दूर तक टारगेट के आसपास भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल और डायरेक्ट एयर कैप्चर पर ओवर डिपेंडेंस रिस्की है, क्योंकि महंगा पड़ता है ये सब टेक्नोलॉजी। 2022 के बाद एनर्जी क्राइसिस ने फॉसिल फ्यूल्स रिवाइवल बढ़ा दिया। 2023 में फॉसिल फ्यूल सब्सिडी $1.3 ट्रिलियन से ज्यादा जो है वो पहुंच गई है। फंड्स इज द बिगेस्ट इशू। इन्होंने रिकमेंडेशन यही दी है यार कि अगर आपको वार्मिंग को जो है वो यानी कि टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेकर आना है, तो आपको जो है भाई 2035 तक 35% कटौती जो है वो करनी पड़ेगी। लिख लो भैया ये वाला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिकमेंडेशन है। 1.5 डिग्री सेल्सियस अचीव करना है तो 55% जो है वो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। कोयले और ऑयल को इमीडिएटली फेज आउट करो, इमीडिएटली। नेक्स्ट, पूरे दुनिया भर में फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करो, कंसेशन में लोन्स प्रोवाइड कराओ, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करो, कर्जा माफ करो है, या फिर ऐसा इजी करो जिन लोग के ऑलरेडी लोन है उसके टर्म्स को चेंज करो, ईएमआई कम कर दो, लोन का टेन्योर बढ़ा दो, लॉस एंड डैमेज फंड को शुरू करो, टेक्नोलॉजी शेयरिंग फ्रेमवर्क को और बढ़ाओ, अलग अलग कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्लाइमेट एडेप्शन को नेशनल बजट और प्लानिंग के साथ जो है वो शामिल करो, फॉसिल फ्यूल्स को इमीडिएटली फेज आउट करो, इमीडिएटली। फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स बढ़ाओ, यूनिफाइड ग्लोबल सिस्टम पर काम करो जिससे कि ट्रैक करो आप कि पूरी चीज सही चल रही है कि नहीं चल रही है, अकाउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए और उसी से जवाबदेही आएगी। अगर आपके पास प्रॉपर अकाउंट्स है तो ही तो आपको जवाबदेही के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे ना वो, कि आप जवाब दे सकते हो ऑन पेपर। तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको थोड़े से ध्यान में रखना जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट, अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसने हाल ही में एक ग्लोबल गाइडेंस ऑन एसेट रिकवरी जारी किया, ये याद रखना, इससे रिलेटेड जो है वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ग्लोबल एसेट रिकवरी फ्रेमवर्क, एफएटीएफ का। अब इसका स्कोप यह है कि करप्शन के केसेस से बढ़कर अब इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइम्स तक एक्सटेंड कर दिया जाए चीजों को। मतलब अब ये बोल रहे हैं कि भाई अब हम सिर्फ करप्शन पर फोकस नहीं करते हैं, अब हम जितने भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइम्स चल रहे हैं उस पर भी फोकस करेंगे। ये 340 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसने इंडिया की जो ईडी है हमारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसके एक्सपीरियंसेस को बताया और ये बताता है कि इंडिया अब ग्लोबल फाइनेंशियल गवर्नेंस शेप करने में एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। इंडिया अब ऑब्वियस ही बात है करेगा ही, हमारे पास इतने एक्सपीरियंसेस आ गए हैं, ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आ गए, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब लोग हैं, इनने हिला के रख दिया है पूरे दुनिया भर के लिए। हमारे यहाँ पे होने वाले क्राइम जो है वो पूरे दुनिया भर में मतलब एक केस स्टडी बन गए। तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई हमारी एक्सपीरियंसेस जो है वो पूरे दुनिया भर के गवर्नेंस में तो हेल्प करेगा ही ना, एज सिंपल एज दैट। देखो लिखा है, जो ऑफिशियल्स हैं इंडियन ईडी के, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि मतलब ड्राफ्टिंग में,
कि पूरे दुनिया भर का प्लान कैसा होना चाहिए, कैसे पूरे दुनिया भर के फाइनेंशियल क्राइम्स, इकोनॉमिक क्राइम्स को रोका जाए। क्यों? क्योंकि इन लोग का एक्सपीरियंस है ना भाई, हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है वैसे हमारे लिए है। चलो एनीवेज, एफएटीएफ का नया ग्लोबल गाइडेंस के बारे में अगर हम बात कर लें, तो एफएटीएफ गाइडेंस जो है ये एक फ्रेमवर्क है, ढांचा है, आप कह सकते हो एक पेपर है, जो बेसिकली बताता है हमें कि आपको जो है वो किस तरीके से जो क्रिमिनल्स आपकी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री चले जाते हैं, तो उनके एसेट को कैसे सीज करना है, उनको कैसे पकड़ना है, कैसे पूरे केसेस को हैंडल करना है, मैनेज करना है, इसकी पूरी जानकारी देता है। अब फोकस करप्शन से हटकर और भी काफी सारी चीजों पर आ गया है, जैसे कि फ्रॉड यानी धोखाधड़ी, साइबर अपराध, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, मनी लॉन्ड्रिंग जो लार्ज स्केल पे होती है। तो क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन को मजबूत करना और इंश्योर करना कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स विक्टिम्स या स्टेट को वापस मिले। समझ रहे हो? बोले जो क्रिमिनल जो भाग गए हैं, उनकी उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, वो क्रिमिनल दूसरी कंट्री से रिपैट्रिएट करके वापस इंडिया में आ जाए। तो इस लीगल फ्रेमवर्क में रिकवरी प्रोसेस के हर स्टेज को मतलब बहुत सही तरीके से बताया गया है। इन्होंने बोला है सबसे पहली चीज तो कंट्रीज को स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोविजन की सलाह दी गई है कि जो भी पर्टिकुलर भगोड़ा है भाई, सबसे पहले तो उसके एसेट जो है उसको आप आइडेंटिफाई कर लो। सबसे पहली चीज तो यानी कि उसकी बिल्डिंग कौन सी है, कहां वो रहता है, उसका घर कौन सा है, मतलब हर एक चीज उसके नाम पर जितनी भी है सब आइडेंटिफाई कर लो। फिर इसके अलावा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की इन्होंने बात करी। इन्हें बोला कि भाई जो भी चीजें उसकी व्यक्ति की जो हिडन रहती हैं, जैसे होता नहीं काफी सारे उसके एसेट्स हैं, हो सकता है कि उसने अपने एसेट अपने परिवारजनों के नाम पर जो है वो बनवा ली हो, ऐसा भी होता है। लोग अपने नाम पर रिकॉर्ड मतलब एसेट नहीं रखते, अपने परिवार वालों के नाम पर रख लेते हैं। तो उनकी भी जांच पड़ताल करो, आप इन्वेस्टिगेशन करो प्रॉपर तरीके से कि अगर फॉर एग्जाम्पल रातों रात जो है वो एक घर में 50,000 रुपए महीने की नौकरी करने वाले व्यक्ति के नाम पर रातों रात 1 करोड़ की जमीन अगर आ गई, ट्रांसफर हो गई, तो भैया उससे पूछताछ करो कहां से आए थे तुम्हारे पास भाई 1 करोड़ रुपए। हर चीज निकलती है भैया। तो ये कहानी है। पुलिस जब जांच करने पे आती है ना, ईडी सीबीआई, मैंने तो देखी है किस तरीके से जांच होती है। एक एक बाल निकाला जाता है, एक एक बाल, हर एक चीज। एंटी करप्शन ब्रांच सीबीआई में मैं गया था अभी कुछ समय पहले, एक एक चीज की पूछताछ होती है, बच नहीं सकते आप। और आप उस पोजीशन पे बैठोगे आगे चल के तो बहुत बेहतरीन पोजीशन है। फिर इसके अलावा एसेट्स मिल गए तो एसेट्स को आप सीज कर दो, है ना। फिर बॉर्डर्स पर होने वाले फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए कंट्रीज के बीच में रैपिड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ये कहानी है। फिर इन्होंने बोला कि एसेट रिकवरी अब सिर्फ पब्लिक सेक्टर करप्शन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक क्राइम्स के सभी फॉर्म्स इसमें इंक्लूडेड है। और ऐसा होना चाहिए भाई, देखो क्या होता है कि ये जो फ्रॉड्स लोग होते हैं ना, ये तो फ्रॉड करके चले जाते हैं, बट जिन लोगों के साथ फ्रॉड होता है उन लोग को भी तो पूरा उनको मिलना चाहिए ना न्याय। क्योंकि भाई लोग कई बार ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कैम्स होते हैं, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई किसी व्यक्ति के हाथ में जो है वो रख देते हैं और व्यक्ति फुर। तो भाई रिकवरी जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिनको नुकसान हुआ है ना उनकी भरपाई के लिए होनी चाहिए यार। ये बहुत जरूरी है, विक्टिम सेंट्रिक मेजर। फिर क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, इनको जो है वो बिल्कुल रियल टाइम डेटा शेयर करना चाहिए, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर जहां पर वो अपराधी किया है। मॉडर्न फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में डिजिटल एविडेंस, क्रिप्टो करेंसी ट्रैकिंग टूल का रोल एक्नॉलेज किया गया है। क्योंकि आजकल ये सब जो क्रिप्टो करेंसी है ये भी एक नया फॉर्म बन गया है मनी लॉन्ड्रिंग का, पता है आपको। तो एफएटीएफ ने अपनी गाइडेंस में
इंडिया के एग्जाम्पल्स जो है वो सामने रखे हैं। जैसे एक देखो फ्रॉड भी है यहां पे, पता है आपने इस फ्रॉड का नाम सुना है? ये लिख लेना, ये पता होना चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता लगेगी अभी आपको। एग्री गोल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और आंध्र प्रदेश सिटी सीआईडी जो है उसने 6,000 करोड़ की वैल्यू के एसेट विक्टिम को वापस दिलवाए। वाह यार, लोगों को पैसा वापस मिलना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट स्कैम था उसमें। IREO रियल्टी केस, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर 1800 करोड़ एसेट सीज की गई। बिट कनेक्ट क्रिप्टो करेंसी पॉन्जी स्कीम, 1646 करोड़ रुपए वर्थ की क्रिप्टो एसेट सीज की गई, ब्लॉकचेन डेटा के बेस पर थी है। एडिशनल 500 करोड़ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी भी अटैच हुई। तो ये ऐसा नहीं है, जो गलत करेगा उसके साथ कार्रवाई तो होगी, बट क्या होता है कि कुछ करप्टेड ऑफिसर्स के कारण ये गलत लोग जो है वो हाथ से निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और भाई मैं बता रहा हूं, जिंदगी में कभी किसी के साथ गलत मत करना। अभी तो एक इंसान कोई किसी के साथ गलत करके खुश तो अभी के लिए हो जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म में उसको इतना दुख झेलना पड़ेगा ना, सोच नहीं सकते हो कितना। कर्म जो होती है बहुत बड़ी चीज होती है, मैंने पर्सनली इस चीज को जो है वो देखा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कभी लाइफ में भूल के भी किसी के साथ गलत मत कर देना। हो अगर बाई चांस पास्ट में किया भी है तो उससे हाथ जोड़ के माफी मांगो, जो भी गलती हुई है उससे भरपाई करवाओ खुद से और खत्म करो। नहीं तो ब्याज के साथ जाओगे, याद रखना, जब हिसाब होता है तो मूल पे हिसाब नहीं होता है, मूल के साथ ब्याज पे हिसाब होता है। वो ब्याज बहुत भारी होता है फिर। FATF ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 को हाईलाइट किया, जिसमें फ्यूजिटिव डी सेंटाइटलमेंट डॉक्ट्रिन अप्लाई होती है। लिख लो भैया, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्यूजिटिव डी सेंटाइटलमेंट, यानी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग से बचता है उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। मतलब कोई व्यक्ति अगर जुडिशरी उसको बुला रही है कि भाई देखो आपने जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंड किया है, चलो आओ जरा पेश हो, उस व्यक्ति ने जो है वो भग गया, वो आ नहीं रहा है, तो अब कोर्ट जो है वो एक ऑर्डर प्रस्तुत करेगी। पहले तो नोटिस डालेगी कि भैया आखिरी मौका दे रहे हैं, आ जाओ, अगर नहीं आओगे तो तुम्हारी ये फलाना प्रॉपर्टी जो है वो हम जब्त कर लेंगे, और उसको एक न्यूज़पेपर पर उसकी कटिंग डाल देंगे। अब हो आ गया, वो फिर भी नहीं आया तो बस जब्त तो हो गई उसकी प्रॉपर्टी, फिर नीलामी पे लगाई जाएगी। तो ये कहानी है। FATF के बारे में फैक्ट्स है, वो ध्यान में रख लो। 1989 में पेरिस समिट के दौरान जो है वो स्टैब्लिश हुई थी। G7 कंट्रीज थी उस समय जिसने इसको स्टैब्लिश किया। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, इन सब के खिलाफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब तो क्रिप्टो करेंसी और न्यू फॉर्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी ये काम कर रही है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। इसके मेन फंक्शन ये होते हैं कि ये डेवलप करती है, अपडेट करती है FATF के रिकमेंडेशन को। मेंबर कंट्रीज का म्यूचुअल इवैल्यूएशन करना, कि सभी कंट्रीज के अंदर ये चेक करना कि वो सही है कि नहीं, मतलब कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है। इसकी कुछ लिस्ट वगैरह भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, जैसे ब्लैक लिस्ट हुई, ग्रे लिस्ट हुई, एक डार्क ग्रे लिस्ट भी होती है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। 3 लिस्ट होती है इसकी, एक ब्लैक लिस्ट, एक डार्क ग्रे लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट। और इंटरनेशनल कॉपरेशन पर फोकस करती है ये, इंटेलिजेंस शेयरिंग के थ्रू ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन को प्रमोट करती है। फिर वही उभरते हुए आज की डेट में जो खतरे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी का खतरा है ना, ये सब उभरते हुए नए नए क्राइम्स, तो इस पर भी काम कर रही है अभी। तो अभी इसका ये जो फ्रेमवर्क जो सामने आया है, तो ये फाइनेंशियल रिकवरी और जस्टिस डिलीवरी के पर्सपेक्टिव से हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि लोगों को न्याय मिलना चाहिए यार, जिन लोग का पैसा जो है वो चला जाता है ना, तो वो बेचारे बड़े परेशानी में रहते हैं। अब QKD के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया। पहले तो कुछ फैक्ट्स लिख लो आप, पहला वाला पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये है। मैं पहले अभी ऐसे रख लेता हूं।
एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट हासिल किया इंडिया ने। बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप का नाम लिख लो आप, QNU, QNU लैब प्राइवेट लिमिटेड। इसने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नेशनल क्वांटम मिशन के अंडर इंडिया का पहला 500 किलोमीटर का QKD नेटवर्क 500 किलोमीटर का QKD नेटवर्क डेवलप कर दिया। और इस चीज का डेमोन्स्ट्रेशन इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 में ही अनाउंस किया गया था। इससे इंडिया अब क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन की फील्ड में ग्लोबल लीडर के क्लब में शामिल हो गया है। हम लोग लीड कर रहे हैं क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन में गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी कैसे काम करता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, बस इतनी चीज लिख लो आप, दैट्स इट। ये थर्ड और फोर्थ वाला लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। प्रोजेक्ट को फंड जो है वो किसने क्या किया वो सब इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज से रिलेटेड आपसे के पास प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे। अब समझो इधर QKD क्या है। अब देखो पहले तो डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन, है ना। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस द लॉ ऑफ क्वांटम फिजिक्स टू जनरेट एंड एक्सचेंज इंक्रिप्शन कीज बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग पार्टीज। ये डेफिनेशन हो गई जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद है लेक्चर के स्टार्टिंग में। एक्स और वाई के बीच में अगर कम्युनिकेशन चल रहा है और जी जो है वो आकर ब्रेक करता है, सुनने की कोशिश करता है, तो ये QKD नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि वो जी की लोकेशन बता देगा कि ये यहां बैठ के आपको सुन रहा है। और वो बताएगा भी नहीं सही चीज की क्या बातचीत चल रही है, वो भी उसको कंफ्यूज कर देगा जिससे कि अथॉरिटीज उसको जाकर पकड़ ले। समझ रहे हो? क्या ये इसमें ऐसा कुछ लिखा है जो मैंने आपको समझाया? नहीं, इसलिए क्या होता है साइंस में ऐसी चीजें नहीं होती ना, दिक्कत ये है। बट हाँ मेंस में अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको यही चीज लिखनी है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप घुमा फिरा के आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो कोर आइडिया जो है वो उसका क्या है, अब बात समझो। तो QKD एक सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्निक है। पहला पॉइंट हमारे पास सामने आ गया, सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्निक, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? क्वांटम मैकेनिक्स, लिख लो। ये उपयोग करके क्या करते हैं? एनक्रिप्शन कीज एक्सचेंज करते हैं दो कम्युनिकेटिंग पार्टीज के बीच में। एक्स और वाई दो कम्युनिकेटिंग पार्टीज हैं, इनके बीच में इंक्रिप्शन की एक्सचेंज होगी, है ना। अगर ये इसको मैसेज कर रहा है तो मैसेज जाएगा यहां से, बट खुलेगा सिर्फ यहीं पर। अगर कोई थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, तो क्वांटम स्टेट इमीडिएटली ऑल्टर हो जाता है और इंट्रूशन तुरंत डिटेक्ट हो सकता है कि भाई आपको कोई सुन रहा है। तो किस फिजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये QKD? लिख लो, हीसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। मैं स्पेलिंग आपको बता देता हूं, HEISENBERG, HEISENBERG एपोस्ट्रोफी S, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें ऑब्जर्वेशन करने से सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती है। कि कोई अगर इंटरसेप्ट करेगा, देखो लिखा है ना, कोई कोशिश भी करेगा तो तुरंत वो चेंज कर देगा और उसकी लोकेशन बता देगा अथॉरिटीज को, बेटा यहां बैठ के ये हरकत कर रहा है। तो बस यही चीज है। अब ये कैसे काम करता है, क्या करता है, तो वो सब उतना जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि देखो इसमें क्या होता है, लाइट पार्टिकल्स फोटॉन्स यूज किए जाते हैं, चाहो तो लिख लो। इसमें फोटॉन्स का उपयोग होता है, लाइट पार्टिकल्स का, जो रैंडम क्वांटम स्टेट्स कैरी करते हैं, मतलब रैंडम यूनिट्स कैरी करके ले जाते हैं। ये फोटॉन्स ऑप्टिकल फाइबर चैनल के थ्रू भेजे जाते हैं जिससे कि कम्युनिकेशन फास्ट हो। हर फोटोन एक क्यूबिट रिप्रेजेंट करता है जिसमें बाइनरी इंफॉर्मेशन 0 या 1 क्वांटम फॉर्म में होती है। अगर कोई अनऑथराइज पर्सन फोटोन्स को मेजर करता है तो तुरंत उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैसेज गया हेलो, है ना, अब जैसे ही किसी ने उसको छेड़ने की कोशिश करी, ये मैसेज बन जाएगा OLEHH, कुछ भी बन जाएगा, है ना, कुछ भी मान लो आप इसको।
मतलब चेंज हो गया। अब एक्चुअली में ऑब्वियस सी बात है कि हेलो तो जाता नहीं है, 0101 ऐसे उसमें जाएगा स्टेट में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ना, ये बाइनरी इंफॉर्मेशन कैरी करके ले जाता है। तो सेंडर और रिसीवर एरर डिटेक्ट करते हैं, फिर एक शेयर्ड सीक्रेट्स की जनरेट करते हैं जिसका यूज एंड टू एंड इंक्रिप्शन में होता है। तो इमेजिन करो एक डिजिटल मिलिट्री कम्युनिकेशन लाइन, अगर कोई इसको इंटरसेप्ट करने की भी कोशिश करे तो तुरंत पता लग जाएगा, और लोकेशन भी बता देता है वैसे तो ये। ठीक है, तो इसके टाइप्स ये बस बुलेट पॉइंट्स में लिख लो। ये वाले टाइप कभी कभी ये स्टेट पीएससी या यूपीएससी भी पूछ सकती है, तो बुलेट पॉइंट्स में बस इसके टाइप्स लिख लो। एक होता है प्रिपेयर एंड मेजर प्रोटोकॉल, ये रैंडम फोटोन पोलराइजेशन का उपयोग करके, यानी कि वही फोटोन्स का उपयोग करके कीज जनरेट करते हैं। और BB84 प्रोटोकॉल, ये लिख लेना, BB84 प्रोटोकॉल जो है वो एक एग्जांपल है। फिर एक होता है इंटेंगलमेंट बेस्ड प्रोटोकॉल, इंटेंगलमेंट फोटोन पेयर्स का यूज करते हैं, इंटेंगल्ड फोटोन पेयर्स का। क्वांटम एंगेलमेंट थ्योरी के बारे में आपको पता होगा ना, तो दो एक जैसे पेयर्स, एक को छेड़ोगे तो दूसरा भी छेड़ेगा, तो एक फोटोन मेजर करने से दूसरे की स्टेट ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाती है। इससे टैंपरिंग डिटेक्शन किया जा सकता है कि किसी ने आपको जो है वो छेड़ने, मतलब वो कोशिश की है आपको सुनने की, कम्युनिकेशन लाइन ब्रेक करने की कोशिश की, तुरंत पता लग जाता है। एक है फोटोन डिटेक्टर्स, जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये लिखा है DV, डिस्क्रीट वेरिएबल QKD, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिटेक्टर्स डिस्क्रीट क्वांटम स्टेट मेजर करते हैं फोटॉन्स के। फिर एक CVQKD होता है, लाइट एम्पलीट्यूड और फ्रेज की कंटिन्यूअस वेरिएशन से डेटा इनकोड होता है, और हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल होता है। अब इतना डेप्थ में नहीं आना, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, बस आप इसके टाइप जरूर याद रख लेना, क्योंकि ये लोग टाइप्स पूछ सकते हैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में इसके टाइप्स। ऐसा आ जाए कि ये CVQKD जो है वो क्या है, तो यस ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का एक टाइप है। तो अब देखो 500 किलोमीटर के नेटवर्क इन्होंने बना दिया है, बहुत बढ़िया है ये। इंडिया के पहला ये इतना बड़ा नेटवर्क हमने QKD का एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, उसको फंड वगैरह किसने दिया था वो सब चीजें उतनी है नहीं। आई हब क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, जो आई सर पुणे में नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के अंडर ऑपरेट होता है, उसने फंड दिया है। वैसे उतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब दैट्स इट, इतना इज मोर देन सफिशिएंट। तो इसका फायदा जो है वो कहां कहां पर होगा, तो भाई हमारी नेशनल क्वांटम मिशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया को नेशनल सिक्योरिटी वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराना। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, और इंडिया में बनाई जा रही टेक्नोलॉजी है तो आत्मनिर्भरता, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाया जा रहा है, बस यही चीजें हैं इसमें, और क्या। अब बस एक फैक्ट याद रख लो, इसमें भी बस एक दो तीन, ये 3 पॉइंट्स ध्यान में रखना। इंडियन नेवी ने अपनी सर्वे वेसल, एक बहुत बड़ी सी हमने शिप जो है वो लॉन्च कर दी है, तीसरी शिप है ये सर्वे वाली, INS इक्षक, लिख लेना। तो ये शामिल किया गया है जिससे कि हम लोग जो है वो सर्वे करें। ये शिप इंडियन शिप बिल्डिंग फर्म गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स और लार्सन एंड टर्बो, जो बड़ी फेमस कंपनी है, इसके कोलैबोरेशन से हुई है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर इसको डिजाइन और बिल्ड किया गया है। ठीक है, तो टोटल 4 एडवांस्ड सर्वे वेसल इंडियन नेवी के लिए डिजाइन की गई हैं। अक्टूबर 2018 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का और इस कंपनी का। ठीक है, पर्पस यही था कि हाइड्रोग्राफिक डेटा कलेक्शन के लिए इस शिप को तैयार किया जाए, ताकि नॉटिकल चार्ट्स, पोर्ट पे अप्रोच कर रहा है कोई शिप तो उसका डिस्टेंस, कोस्ट की मैपिंग एक्यूरेटली जो है वो बनाई जा सके। इनकी शिपों के नाम लिख लेना आप, जहाजों के नाम इसमें दिए होंगे वैसे तो, वैसे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट जहाजों के नाम लिख लो, दी नहीं दिए गए इन लोगों ने। 4 जहाज हैं ये सर्वे वाले। INS संध्यक, एक लिख लेना, INS संध्यक, दिया तो जाना चाहिए था नाम। दूसरा लिखो
आईएनएस निर्देशक, आईएनएस निर्देशक। तीसरा लिखो आईएनएस इक्षक, और चौथा भी तैयार हो रहा है। 4 शिप ये बना रहे हैं सर्वे वाले। चलो इसमें लिखा तो नहीं, मैं चारों शिप के नाम तो दे दिए मैंने। अब देखो ये नाम जो दिया हुआ है इक्षक, इसका मतलब होता है गाइड करना, कि नेवी के मिशन में ये ऐसा शिप है जो गाइड करेगा, रूट्स की जानकारी देगा, क्योंकि सर्वे वाला शिप है। इसको डिजाइन वगैरह जो है वो किसने किया है तो मैं आपको ऑलरेडी बताई चुका, इंडिया में डिजाइंड है, जीआरएसई के द्वारा डिजाइन किया गया है। लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड तमिलनाडु में इसको बनाया गया है। चौतीस सौ टन का शिप है ये, 3300-3400 टन का, 110 मीटर की लेंथ है, स्पीड 18 नॉटिकल माइल, 18 नॉट्स की स्पीड पे चलता है ये। ठीक है, 18 नॉट्स प्रति घंटे की स्पीड। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये सब थोड़ा आता है यार। 235 लोगों को बिठा के ले जा सकता है ये, हाइड्रोग्राफिक सेंसर है, सर्वे सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। चलो एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार लिख लेना। लिखो पूर्वी प्रचंड पहाड़, ये लार्ज स्केल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है ईस्टर्न कमांड के अंडर, जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स शामिल है, एलएसी पर ऑपरेट करते हैं। अभी तो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, अब लेट्स सी की क्या इन्वेस्टिगेशन कहती है, आज पता लग जाएगा पूरी अपडेट्स। ठीक है, ईस्टर्न सेक्टर एलएसी के नजदीक में ये एक्सरसाइज हुई, तो बस आपको ये पहला वाला पॉइंट लिख देना, दैट्स इट। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट शटडाउन, शटडाउन हुआ है गाइस जब कांग्रेस जो है वो फेल हो गई, कि एक फंडिंग बिल जो है वो पास नहीं कर पाई, राइट, तो इसलिए अभी यूएसए में शटडाउन हुआ। एसेंशियल सर्विस जैसे कि डिफेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, ये कंटिन्यू रहती है शटडाउन के दौरान। 2025 शटडाउन जो है वो 36 डेज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हो चुके हैं और कंटिन्यूअस चल रहा है। यूएस की हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट है ये, तो इस पर आएगा भी एक डिटेल आर्टिकल आएगा कुछ दिनों में, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए मत लिखो इसमें, है ना, ये वाले नोट्स मत बनाओ। अब ये पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसका आंसर देने की। और ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।